सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर लोन्स, फाइनेंस से जुड़े बिजनेसेस, लोन से जुड़े बिजनेसेस और फाइनेंस से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बाजू में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है वो भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप होम लोन लेते हो तो होम लोन पर कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं और किस तरह से लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि होम लोन पर किस तरह से चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे बिफोर द लोन डिसबर्स, यानी कि आप जब होम लोन के लिए आवेदन करते हो या फिर आपकी फाइल जो रेडी करके आप लॉगिन करते हो उस वक्त पे आपको कौन सा चार्ज देना होता है। तो सबसे पहले आपको देना होता है प्रोसेसिंग फ़ी। दोस्तों, प्रोसेसिंग फ़ी अलग अलग बैंकों की अलग अलग है। नेशनलाइज बैंकों की अलग है, मल्टीनेशनल बैंकों की अलग है, और जो एनबीएफसी कंपनी होती है उनकी प्रोसेसिंग फ़ी अलग होती है। नॉर्मली वो 1% से लेके 2% तक जाती है, वो निर्भर करता है बैंकों पर। दूसरा चार्जेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी। ये एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है वो सभी बैंकों में नहीं लगती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी यही जो प्रोसेसिंग फ़ी आप देते हो उसी में वो इंक्लूड हो जाता है। लेकिन कुछ बैंकें या फाइनेंस कंपनी है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी अलग से देनी होती है। वो नॉर्मली 2500 से 3000 रुपये तक का होता है। उसके बाद जीएसटी। दोस्तों, आप जिस भी प्रकार के चार्जेस होम लोन के लिए देते हो, किसी भी प्रकार का चार्जेस हो, तो हर एक चार्जेस पे आपको जीएसटी देनी होती है। तो जैसे कि अगर ये प्रोसेसिंग फ़ी आपकी 1% अगर होती है उदाहरण के तौर पे, तो 1% प्लस जीएसटी जितनी लोन अमाउंट होगी उस पर 1% तक का प्रोसेसिंग फ़ी जोड़ा जाएगा और 1% पर आपको जीएसटी देनी होगी। उसके बाद लीगल टेक्निकल चार्जेस। नॉर्मली जो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, उसका लीगल टेक्निकल जो चार्जेस होता है वो प्रोसेसिंग फ़ी में ही आ जाता है। लेकिन जो नेशनलाइज बैंक होती है जैसे कि यूनियन बैंक होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा होगी, फिर जो भी नेशनलाइज बैंकें होती है या फिर दूसरी एनबीएफसी कंपनी होती है, उसमें आपको लीगल टेक्निकल का चार्ज अलग से देना होता है। और लीगल टेक्निकल का चार्ज कितना होता है? तो नॉर्मली वो 4 से 4500 रुपये का लीगल टेक्निकल का चार्ज होता है। उसके बाद क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट। क्रेडिट स्कोर का रिपोर्ट बहुत सारी बैंकें नहीं लेती है। क्रेडिट कार्ड का रिपोर्ट जो होता है वो आपके प्रोसेसिंग फ़ी में ही आ जाता है। तो ये लीगल टेक्निकल क्या होता है? लीगल टेक्निकल यानी कि जब आप फाइल लॉगिन करवाते हो तो लॉगिन करने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी होती है इलीगल तो नहीं है, प्रॉपर्टी पे किस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो एडवोकेट एक रिपोर्ट बना के देता है, तो वो लीगल टेक्निकल का चार्ज होता है। और क्रेडिट स्कोर का रिपोर्ट जो क्रेडिट स्कोर जो आप जब लॉगिन करते हो फाइल में, तो बैंक आपका सिबिल चेक करती है, तो वो उसका चार्ज होता है। लेकिन बहुत सारी बैंक इसका चार्ज नहीं लेती है, वो चार्ज प्रोसेसिंग फ़ी के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बिफोर डिसबर्समेंट, यानी कि जब आपकी लोन सैंक्शन नहीं होती है, आपका अमाउंट डिसबर्स नहीं होता है, तो डिसबर्समेंट से पहले आपको इस तरह के 5 चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अब आइए आफ्टर द लोन डिसबर्स। अब डिसबर्समेंट के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हुआ, सैंक्शन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज लगता है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है दोस्तों? जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, सैंक्शन होने के बाद बैंक आपसे एक एग्रीमेंट करवाती है। तो एग्रीमेंट में अलग अलग पेपर होते हैं, जैसे इंडिमनिटी बॉन्ड हो गए, फिर उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग पेपर के अलग अलग पेपर्स होते हैं। तो उस पेपर पे कुछ स्टाम्प लेने पड़ते हैं, तो वो स्टाम्प लेने के बाद उस पर नोटरी करनी पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नॉर्मली आपका 3.5 से 4 मतलब 3000 से लेके 5000 तक के बीच में आपको ये चार्ज देना होता है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का ऐसा है कि नॉर्मली जो बाकी की बैंक स्टाम्प रजिस्ट्रेशन करती है, बाकी की बैंक नहीं करती है। जैसे कि अगर आप एसबीआई बैंक में जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वहाँ पे रजिस्टर मॉर्गेज होता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक में जाओ, एक्सिस बैंक में जाओ,
और फिर दूसरी बैंकों में जाओ तो वो नॉर्मली रजिस्ट्री मॉर्गेज नहीं करते हैं। इसलिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है वो अलग अलग बैंकों का अलग है। जो बैंक रजिस्ट्रेशन करवाती है वही बैंक पे आपको रजिस्ट्री और स्टैम्प का खर्चा लगता है। उसके बाद चेंज होम लोन टेन्योर। दोस्तों मान लो कि आपने होम लोन ली और आपका टेन्योर आपने स्टार्टिंग में 15 साल का रखा, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी मैं इतना ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ तो मैं अपनी ईएमआई बढ़ा लेता हूँ, तो आपको वो 20 साल की करनी होती है। और जब आप बैंकों में जाते हो तो आपको अगर टेन्योर बढ़ाना होता है तब आपको ये चार्जेस लगते हैं, वो अलग बैंक के अलग अलग होते हैं। लोन कन्वर्जेशन चार्ज। दोस्तों लोन कन्वर्जेशन चार्ज ऐसा होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आरबीआई जो है वो रेट घटाती है, रेट बढ़ाती है। लेकिन मान लो कि आपका रेट 8.5% से चल रहा है और आपका आरबीआई ने रेट घटा दिया है और मौजूदा आपकी बैंकों में 7-7.25% का रेट चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। और जब आपको पता चलता है और आप बैंकों के साथ कांटेक्ट करते हो कि हमें रेट कम करना है, तो वो रेट कम करने के लिए आपको जो चार्ज लगता है उसे लोन कन्वर्जन चार्ज बोलते हैं। उसके बाद ईएमआई लेट पेमेंट पेनल्टी। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है या फिर लेट हो जाती है, तो लेट होने के बाद आप जब भी ईएमआई भरने जाते हो तो उसमें ईएमआई पेनल्टी का चार्ज आपको देना होता है। वो नॉर्मली 350 से लेके 500 के बीच में होता है, तो इस तरह का चार्ज आपको देना रहता है। उसके बाद प्री पेमेंट चार्जेस। दोस्तों ये प्री पेमेंट चार्जेस जो होता है, मान लो कि आपने 10 लाख की लोन ली है और आपने 2 साल चलाया और अचानक कहीं से आपके पास थोड़ी अमाउंट आई और आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे ये अमाउंट बैंक मुझे भर देनी है, तो आप जब वो अमाउंट भरने जाते हो उस वक्त आपको चार्जेस लगता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपने अगर फ्लोटिंग रेट रखा होगा तो ही आपको प्रीपेमेंट चार्जेस देना होगा। प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर यानी कि आपको लोन क्लोज करनी है तब भी आपको चार्ज देना होगा। लेकिन वो जो एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक होगी, ये बैंक फोरक्लोजर और रिपेमेंट का चार्जेस नहीं लेती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो प्रीपेमेंट चार्जेस और फोरक्लोजर का चार्ज लेती है। लेकिन अगर आपका फ्लोटिंग रेट होगा तो ही आपको चार्ज लगेगा। उसके बाद लोन अकाउंट स्टेटमेंट। दोस्तों मान लो कि आपको आपका रिटर्न भरना है या फिर आपको लोन ट्रांसफ़र करनी है, तो उस वक्त आपको आपके लोन का अकाउंट का स्टेटमेंट लगता है। जब आप बैंकों में लोन का अकाउंट स्टेटमेंट लेने जाओगे तो आपको 700 से 750 रुपये तक का इसमें आपको चार्ज बैंकों को देना होगा। होम लोन रीसैंक्शन। अब ये होम लोन रीसैंक्शन क्या होता है कि मान लो आपने फाइल लॉगिन की, आपका सैंक्शन आ गया, लेकिन कुछ कारण से जैसे कि प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू हुआ या फिर कुछ इश्यू के वजह से 2 या 3 महीने चले गए। नॉर्मली सैंक्शन की जो वैलिडिटी होती है 3 माह की होती है, और 3 माह से ज़्यादा जब चला जाता है तो बैंक इसे रीलॉगिंग करती है और रीलॉगिंग करने के बाद उसको फिर से सैंक्शन करती है, तो उस वक्त आपको ये चार्ज देना होता है, रीसैंक्शन चार्ज। उसके बाद चेक बाउंस पेनल्टी। चेक बाउंस भी पेनल्टी हर एक बैंक की होती है, वो 500 से 550 रुपये तक आपको चेक बाउंस की पेनल्टी लगती है। तो दोस्तों इस तरह से बिफोर डिसबर्समेंट चार्जेस लगते हैं, फिर लोन आफ्टर डिसबर्समेंट के चार्जेस आपको देने होते हैं। तो इस तरह से होम लोन पर आपको चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।